how are you all? I wish you are all well. I wish you are all very fine. Okay, so today we are going to learn again the topic accounts of not for profit concern. This is the basics part 2. I have already told you about the meaning, the difference between the trading and the non-trading organizations, the difference between the profit and the non-profit organizations, and today we are going to learn the another basics which will help you in understanding the chapter completely. Okay, so let's start. Need for maintaining the book of account and the preparation of the final account. तो हम वो अकाउंट सीख रहे हैं, हम उस फर्म की स्टडी कर रहे हैं, हम वो ऐसा फर्म के बारे में पढ़ रहे हैं जो क्या करता है, जो प्रॉफिट के लिए काम नहीं कर रहा, जो अर्निंग के लिए काम नहीं कर रहा, मीन्स वो किसके लिए काम कर रहा है, वो सर्विस मोटिव के लिए काम कर रहा है, जैसे स्कूल, कॉलेजेस, ऑर्फनेज, हॉस्पिटल्स, है ना। तो ये ऐसी फर्म की हम स्टडी कर रहे हैं, इसका हम फाइनल अकाउंट बनाना सीख रहे हैं। तो पहले तो क्वेश्चन ये नहीं आता आप लोगों के माइंड में, आप लोगों के माइंड में क्वेश्चन आया होगा कि अगर ये ऐसा फर्म है जो प्रॉफिट के लिए काम कर ही नहीं रहा, जो ट्रेडिंग एक्टिविटी नहीं कर रहा, मतलब ट्रेडिंग एक्टिविटी नहीं कर रहा मतलब क्या, जो बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज में इन्वॉल्व ही नहीं है, जो सिर्फ सर्विस मोटिव के लिए काम कर रहा है, तो फिर वो अकाउंट की बुक क्यों बना रहा है ना। तो उसको थोड़ा ना फाइनल अकाउंट बनाने की जरूरत है। आप लोगों को कैसे दिमाग में आ रहा होगा, तो अब वो फाइनल अकाउंट क्यों बनाता है, वो बुक से क्यों बनाता है ना। वो तो सर्विस मोटिव के लिए काम कर रहा है, उसका मेन मकसद क्या है, सर्विस प्रोवाइड करना, प्रॉफिट कमाना है ही नहीं। तो फिर वो बुक क्यों बना रहा है, अकाउंट की बुक क्यों बना रहा है। तो आज उसी क्वेश्चन का आंसर हम देंगे ताकि आप लोगों को समझ में आएगा। ओके, उनको अकाउंट की बुक बनाना जरूरी है, उनको फाइनल अकाउंट बनाना जरूरी है, बट वाई, रीजन बिहाइंड इट, दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू रीड नाउ। ओके, तो क्या है यहाँ पर, नीड फॉर मेंटेनिंग बुक ऑफ अकाउंट, मतलब उनकी जरूरत क्या है अकाउंट की बुक बनाने की, या फिर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट बनाने की क्या जरूरत है। तो वही हम पढ़ेंगे, नीड फॉर मेंटेनिंग द बुक ऑफ अकाउंट एंड द प्रिपरेशन ऑफ द फाइनल अकाउंट। ओके, व्हाट इज द नीड, क्या जरूरत क्या है उन्हें। तो क्या है, नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न्स आर नॉट एंगेज इन द ट्रेडिंग एक्टिविटी। जैसे आप लोगों को पता ही है कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ट्रेडिंग एक्टिविटी नहीं करते, इस वजह से उन्हें नॉन ट्रेडिंग कंसर्न भी बोला, जैसे बोलते हैं हम एनटीसी, नॉन ट्रेडिंग कंसर्न, है ना। क्यों, क्योंकि वो ट्रेडिंग एक्टिविटी नहीं करते। नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न्स आर नॉट एंगेज्ड इन ट्रेडिंग एक्टिविटी। ट्रेडिंग एक्टिविटी मीन्स क्या नहीं कर रहे, वो बेचने खरीदने का काम नहीं कर रहे, किसको, गुड्स एंड सर्विसेज को। They are not involved in the buying and the selling of goods and services at all. So mostly they deal with the public money. तो उनके पास जो पैसा आता है ना, तो वो पैसा आता कहाँ से, अगर वो बेचने खरीदने का काम नहीं करे तो उनके पास पैसा कहाँ से आता है। तो पैसा कहाँ से आता है, जैसे ऑर्फनेज, अनाथालय है ना, लोग क्या कर देते हैं, बड़े बड़े लोग क्या कर देते हैं, डोनेट कर देते हैं पैसा, है ना, सरकार डोनेट कर देती है, डोनेशन मिलता है उनको। फिर या फिर जितने भी फर्म में मेंबर है, वो फर्म के मेंबर क्या करते हैं, उनको पैसा देते हैं, है ना, मेंबर से देते हैं ना पैसा। तो मेंबर्स जो पैसा देते हैं उसको बोलते हैं सब्सक्रिप्शन, डोनेशन मिल जाता है गवर्नमेंट से, और कोई छूट वगैरह मिल जाती है। तो ये उनकी क्या है, इनकम के सोर्सेज है, मतलब एक तरह से उनको पैसा कहाँ से मिल रहा है, पब्लिक से मिल रहा है, राइट। तो क्या हम बोलेंगे, मोस्टली दे डील विद द पब्लिक मनी। उनके पास पैसा कहाँ से आता है, पब्लिक से आता है। तो वो कौन सी मनी यूज कर रहे हैं, पब्लिक मनी यूज कर रहे हैं, है ना। क्योंकि लोग हो या फिर बड़े बड़े लोग हो या फिर क्या सरकार हो, उनको क्या दे देती है, डोनेशन दे देती है, या फिर जो मेंबर है, मेंबर भी तो सोसाइटी से आए हैं ना, वो भी तो पब्लिक का पार्ट है। तो फिर वो मेंबर भी क्या कर देते हैं, टाइम टू टाइम पैसा देते हैं, मतलब वो क्या दे रहे हैं, सब्सक्रिप्शन दे रहे हैं। हाँ, तो क्या है, दीज कंसर्न्स कलेक्ट मनी। ये कंसर्न के पास पैसा कहाँ से आता है, दीज कंसर्न्स कलेक्ट मनी सच एज द सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन किसको बोलते हैं, ये सारे टर्म्स है जो आप लोगों को इस चैप्टर में थोड़ी नई मिलेगी, तो वो हम सारे टर्म्स समझ के लेंगे, ताकि उसके बाद आप लोगों को प्रॉब्लम करते टाइम वो समझ में आएगा कि उसका मतलब क्या है ना। सब्सक्रिप्शन मतलब क्या होता है, जो मेंबर से फीस मिलती है ना, जो फर्म में जितने भी मेंबर है, नॉन ट्रेडिंग कंसर्न में भी तो मेंबर रहते हैं ना, तो वो मेंबर जितना भी फीस देते हैं ना, तो उसको बोला जाता है सब्सक्रिप्शन। ओके, और उनको कहाँ से पैसा मिलता है, पब्लिक से कहाँ से पैसा मिलता है, कलेक्ट मनी कहाँ से कलेक्ट करते हैं वो, एक तो सब्सक्रिप्शन एक सोर्स है उनके पास इनकम का, देन आफ्टर डोनेशन है, लोगों से डोनेशन मिल जाता है, ग्रांट मिल जाती है सरकार से, एंट्रेंस फीस, कोई भी मेंबर अगर आता है तो उसको कुछ फीस देना पड़ता है, जिसे बोला जाता है एंट्री फीस। एंट्री करने के लिए जो फीस दी जाती है दैट इज कॉल्ड एंट्री फीस। ओके, टू बिकम द मेंबर, मेंबर बनने के लिए जो एंट्री करता है ना वो मेंबर, कोई भी नया मेंबर आया, मान लो फर्म में नया मेंबर आया कोई, तो उसको क्या देनी पड़ेगी, एंट्री फीस देनी पड़ेगी, एटसेट्रा फ्रॉम द पब्लिक। तो ये क्या है, उनके पास अर्निंग के मीडियम है, उनके पास पैसा तो लगेगा ना। अब हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल में देखो पैसा तो लगता है ना, इतना सारी वो बेड वगैरह लेकर आने पड़ते हैं, तो बहुत सारी चीजें लगती है, हॉस्पिटल्स भी हो या स्कूल्स हो, कॉलेजेस हो, ऑर्फनेज हो, अनाथालय हो, तो उनके पास पैसे का सोर्सेस कहाँ से आता है, सब्सक्रिप्शन है, डोनेशन है, ग्रांट है और एंट्रेंस फीस है। कहाँ से मिलता है ये सब, पब्लिक से मिलता है ना।
These concerns are answerable to the society. अब देखो, अगर पब्लिक का पैसा कोई फर्म ले रही है तो उसको पब्लिक के लिए वो क्या है, आंसरेबल है। पब्लिक क्या बोलेगी कि अगर हमारा पैसा लिया है तो ये यूज कहाँ किया, है ना, पूछेगी ना, क्वेश्चन होगा ना उनके मन में, तो फिर वो लोग क्या है, आंसरेबल है। आंसरेबल मतलब वो उत्तरदायी है उस आंसर के लिए। These concerns, ये जो फर्म है, आर आंसरेबल टू द सोसाइटी। वो किसको आंसरेबल है, सोसाइटी को, क्योंकि वो सोसाइटी से पैसा ले रही है तो वो पैसा कहाँ खर्च किया, तो सोसाइटी अगर पूछती है तो उनको जवाब देना पड़ेगा ना, है ना। फॉर सच मनी कलेक्टेड, उन्होंने जो मनी कलेक्ट की है पब्लिक से, एंड स्पेंड, और उन्होंने कहाँ पे खर्च किया, इसके लिए वो क्या है, these firms are answerable to the society for the collection of the money and to their usage and their spent. Okay. Hence proper book of accounts are maintained. तो एक तो कारण क्या है कि पब्लिक से पैसा ले रहे हैं, पब्लिक से जब फर्म पैसा ले रही है तो वो फर्म के लिए, सोसाइटी के लिए क्या है, आंसरेबल है कि भाई ये पैसा तुम जो ले रहे हो सोसाइटी से, तुम यूज कहाँ पे कर रहे हो। अगर कभी सोसाइटी पूछती है तो फिर उनको क्या देना पड़ेगा, जवाब देना पड़ेगा ना। तो इस वजह से उनको क्या बनानी पड़ती है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनानी पड़ती है। ठीक है, तो एक तो ये मेन कारण है, और भी बहुत सारे कारण है तो हम अभी पढ़ेंगे। ठीक है, हेंस इस वजह से हम बोल सकते हैं प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर टू बी मेंटेन। इस वजह से प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट क्या की जाती है, मेंटेन की जाती है। गॉट इट। देन आफ्टर वी आर गोइंग टू लर्न द मेनी रीजंस। हमने तो अभी तक एक ही कारण पढ़ा कि सोसाइटी से पैसा मिल रहा है। फर्म क्या कर रही है, ये जो फर्म है, नॉन ट्रेडिंग फर्म या फिर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो है, वो सोसाइटी से पैसा ले रही है। सोसाइटी से अगर पैसा ले रही है तो सोसाइटी को क्या है, वो आंसरेबल है। सोसाइटी अगर पूछती है कि तुमने जो हमसे पैसा लिया वो कहाँ पे खर्च किया, तो उसके लिए क्या है, सोसाइटी आंसरेबल। और वो तभी हो सकता है, वो याद नहीं रहता कि मैंने कहाँ खर्च किया था, कहाँ खर्च किया था। उसको क्या दिखानी पड़ेगी, अकाउंट्स की बुक दिखानी पड़ेगी कि हमारे पास पैसा आया इधर से, मतलब रिसिप्ट अकाउंट और पेमेंट अकाउंट। वो क्या अकाउंट बनाते हैं, रिसिप्ट एंड अकाउंट, पेमेंट अकाउंट। जैसे नॉन ट्रेडिंग में वो ट्रायल बैलेंस बनाते हैं ना, तो यहाँ पर ये क्या बनाते हैं, रिसिप्ट एंड पेमेंट। रिसिप्ट एंड पेमेंट मतलब पैसा आया कहाँ से और पैसा गया कहाँ पे। ओके, रिसिप्ट मतलब आना पैसा, एंड पेमेंट मतलब पैसा का जाना। ओके, तो उसके बाद हम बहुत सारे रीजंस देखेंगे। रीजंस फॉर मेंटेनिंग द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड द प्रिपरेशन ऑफ द फाइनल अकाउंट। और क्या क्या कारण है जिसके लिए बुक बनाई जाती है, अकाउंट्स की बुक बनाई जाती है। अकाउंट की बुक बनाई जाती है मतलब कौन सी बुक बनाते हैं, वो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट वो बनाते हैं। सर बहुत सारे बुक्स नहीं बनते जैसे हम नॉन ट्रेडिंग में बनाते हैं, सॉरी, जैसे कि ट्रेडिंग में बनाते हैं जर्नल बुक, लेजर बुक, ट्रायल बैलेंस, है ना। तो यहाँ पर एक ही बुक बनाई जाती है, क्या, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। उसके बाद फाइनल अकाउंट बनता है। ठीक है, फाइनल अकाउंट में हम अभी डिटेल में सीखेंगे फाइनल अकाउंट तो कैसे बनता है। यहाँ पर फाइनल अकाउंट, प्रिपरेशन ऑफ द फाइनल अकाउंट। ओके, तो क्या है पहला कारण हम पढ़ेंगे, ध्यान से सुनना है सबने। टू मेंटेन द प्रॉपर कंट्रोल ओवर द मॉनेटरी ट्रांजेक्शन। मॉनेटरी ट्रांजेक्शन पे कंट्रोल मतलब क्या है, अगर मान लो पब्लिक से जितना भी पैसा लिया तो उसका वेस्टेज नहीं होना चाहिए। पब्लिक जो फर्म है उसको खुद को कंट्रोल रखना चाहिए कि जो पैसा है वो एक तो लोगों की भलाई के लिए ही लगे, जिस पर्पस के लिए लिया है उसी के लिए लगे, और प्रॉपर कंट्रोल। ऐसा नहीं होना चाहिए कि तुमने लिया तो किस काम के लिए तुम उड़ा रहे हो किधर और, तो वो गलत हो जाएगा, है ना। तो फिर उनका काम तो क्या है, सोशल पर्पस के लिए, ना कि फॉर द सेल्फ एंजॉयमेंट है ना। तो उनका क्या रहेगा, अगर वो अकाउंट्स की बुक मेंटेन करेंगे, लोगों को दिखाने के लिए मेंटेन रहेंगे, तो उनको डर रहेगा कि हाँ मुझे ये काम, ये पैसा इधर ही खर्च करना है ना। तो क्या है, टू मेंटेन द प्रॉपर कंट्रोल, ताकि वो प्रॉपर क्या रख सके, कंट्रोल रख सके किधर, ओवर द मॉनेटरी ट्रांजेक्शन। मॉनेटरी ट्रांजेक्शन कुछ ऐसे ट्रांजेक्शन इन्वॉल्व नहीं होने चाहिए जो ये दिखाएं कि उन्होंने वो सोशल पर्पस के लिए नहीं किए, इस वजह से वो क्या कर पाएंगे, कंट्रोल कर पाएंगे। तो ये तो हुआ हमारा फर्स्ट पॉइंट। ओके, उसके बाद है सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या है, टू नो द सोर्सेज ऑफ इनकम एंड द हेड्स ऑफ एक्सपेंडिचर। हम क्या बनाते हैं, फाइनल अकाउंट में क्या बनाते हैं, दो चीजें बनाते हैं। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट तो आप लोग अकाउंट्स की बुक जब बनाते हैं ना तभी बनाते हैं, और फाइनल अकाउंट में क्या आता है, फाइनल अकाउंट में दो चीजें आती है। एक आता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, एक आता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इसके बारे में आपको डिटेल में बताऊंगी अभी, एक्सपेंडिचर अकाउंट। और दूसरा हम बनाते हैं बैलेंस शीट। ओके, तो मतलब ये देख लेते हैं, किसी को भी अगर पता करना हो कि फर्म ने कहाँ से पैसा लिया और कहाँ पे खर्च किया, तो उधर हम फाइनल अकाउंट में क्या बनाते हैं, इनकम बनाते हैं कि हमारी इनकम हुई कहाँ से, किधर से पैसा आया, और वो खर्च कहाँ पे हुआ। एक्सपेंडिचर मतलब कहाँ पे खर्च हुआ, और बिजनेस में कितनी एसेट है और बिजनेस में कितनी लायबिलिटी है ना, ये सब हम बना लेते हैं। तो इस वजह से क्या है, टू नो द सोर्सेज ऑफ इनकम, ताकि ये पता चले कि तुम्हारा इनकम का सोर्स कहाँ है और तुम्हारा हेड ऑफ एक्सपेंडिचर तुमने कहाँ पे वो पैसे क्या किया, खर्च किया। तो ये क्या है, हमारा सेकंड रीजन है जिसके लिए हम अपना फाइनल अकाउंट और बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाते हैं। देन आफ्टर थर्ड क्या है, टू कंप्लाई विद द प्रोविजंस ऑफ द लॉ एप्लीकेबल टू देम। अब देखो कोई भी फर्म है, हर एक फर्म अपने आप को क्या करती है, रजिस्टर करती है।
रजिस्ट्रेशन करवाती है किसी एक्ट के अंडर, तो फिर वो एक्ट क्या करती है, एक्ट क्या बोलता है, कोई भी एक्ट क्या बताता है कि तुम्हें बुक्स ऑफ अकाउंट बनानी पड़ेगी और उसको दिखाना पड़ेगा, है ना। तो उनको अकॉर्डिंगली द रूल्स ऑफ द एक्ट के अकॉर्डिंगली उनको जाना पड़ता है, टू कंप्लाई विद, फुलफिल करने पड़ते हैं वो भी एक्ट के जो भी रूल्स है उनको क्या करना पड़ता है, फुलफिल करना पड़ता है। तो वो एक्ट क्या बताता है, कभी भी सबसे पहला एक्ट का कभी भी रूल रहता है कि अकाउंट्स की बुक बनाई जाए, वो कोई सी फर्म हो, ट्रेडिंग हो या नॉन ट्रेडिंग हो, कोई भी फर्म हो, अकाउंट्स की बुक बनाने के लिए बोला जाता है। क्या है, टू कंप्लाई विद द प्रोविजंस ऑफ द लॉ एप्लीकेबल टू देम। तो जो भी उस एक्ट के अंदर जो भी प्रोविजन, जो भी रूल्स, प्रोविजन मीन्स क्या, रूल्स जो भी आएंगे तो उनको वो क्या करना पड़ता है, फुलफिल करना पड़ता है, कंप्लाई करना पड़ता है, मतलब क्या करना पड़ता है, फुलफिल करना पड़ता है। ओके, तो क्या है, जैसे कि हम एग्जांपल देख सकते हैं, देखो एग्जांपल देखो, नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न रजिस्टर्ड एज अ चैरिटेबल ट्रस्ट, कोई चैरिटेबल ट्रस्ट है, हाँ चैरिटेबल ट्रस्ट है, तो उसने अपने आप को कहाँ पे रजिस्टर किया, नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न रजिस्टर्ड एज अ चैरिटेबल ट्रस्ट अंडर मुंबई पब्लिक ट्रस्ट एक्ट। उसने अपने आप को कहाँ पे रजिस्टर किया, चैरिटेबल ट्रस्ट ने अपने आप को कहाँ पे रजिस्टर किया, मुंबई पब्लिक ट्रस्ट एक्ट के अंदर रजिस्टर किया। तो वहां का एक्ट क्या बताएगा, रूल्स के अकॉर्डिंगली, जैसे भी उसके रूल्स रहेंगे उस एक्ट के अकॉर्डिंगली वो नॉन ट्रेडिंग फर्म को क्या करना पड़ेगा, नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न को क्या करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा उस रूल्स के अकॉर्डिंगली, है ना। ठीक है, तो क्या है, नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न रजिस्टर्ड एज अ चैरिटेबल ट्रस्ट अंडर मुंबई पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, किसी फर्म ने, एक चैरिटेबल ट्रस्ट ने अपने आप को रजिस्टर्ड किया मुंबई पब्लिक ट्रस्ट एक्ट के अंडर, या फिर हम बोल सकते हैं और कोऑपरेटिव सोसाइटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी का काम भी मेन सोशल पर्पस के लिए रहता है, नॉट फॉर अर्निंग मनी। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी कोई है तो उसने क्या किया, रजिस्टर्ड कर दिया अंडर द कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट, उसने हर एक कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट को रजिस्टर करना पड़ता है कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के अंदर कंपल्सरी, विदाउट रजिस्ट्रेशन द बिजनेस कैन नॉट कम इनटू एग्जिस्टेंस। सो अगर उसने अपने आप को कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के अंदर, जब भी कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी अपने आप को रजिस्टर करती है किसी कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के अंदर, हैज टू कंप्लाई विद द प्रोविजंस, देन उसको भी क्या करना पड़ेगा, रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। देन हैज टू कंप्लाई मीन्स फुलफिल करना पड़ेगा, विद द प्रोविजन मीन्स रूल्स ऑफ दीज एक्ट। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के अंदर जितने भी रूल्स आते हैं तो वो फॉर्म को क्या करना पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंगली चलना पड़ेगा। रिगार्डिंग द बजट, वो बजट से रिलेटेड क्यों ना हो, तुम्हारा कितना बजट है उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन बतानी पड़ेगी वो वहां की रजिस्टर्ड फर्म को। और ऑडिट ऑफ द अकाउंट्स, ऑडिट ऑफ अकाउंट को अपने रजिस्ट्रार को बतानी पड़ेगी, है ना, बजट के बारे में बताना पड़ेगा। जहां पर भी फॉर्म रजिस्टर्ड है उस जगह को बोला जाता है रजिस्ट्रार, तो वो जो फॉर्म रजिस्टर्ड है उसको बोला जाता है रजिस्टर्ड फॉर्म। तो जो भी रजिस्टर्ड फॉर्म है उसको रजिस्ट्रार को ये बताना पड़ेगा बजट के बारे में, तो उनका बजट कितना है, उन्होंने कहाँ से इनकम लिया और कहाँ पे खर्चा किया। ऑडिट ऑफ अकाउंट, अपने अकाउंट्स को क्या करना पड़ेगा, ऑडिट कराना पड़ेगा, मतलब किसी सीए से क्या करवाना पड़ेगा, चेक करवाना पड़ेगा, है ना। रजिस्टर टू बी मेंटेन्ड एक्सेट्रा, और उनको हर एक चीज का रजिस्टर मेंटेन करना पड़ेगा, मतलब सारे अकाउंट्स बना के रखना पड़ेगा। अब कहाँ पे खर्चा किया और कहाँ पे से इनकम हुआ, ये बातें क्या ध्यान में अपन याद रख सकते हैं, नहीं रख सकते ना, इसके लिए इनको क्या बनानी पड़ती है, अकाउंट्स की बुक्स बनानी पड़ती है। ठीक है, क्या दिया आगे, ये तो हमारा हुआ थर्ड पॉइंट, समझ में आ रहा है ना सबको, ओके ग्रेट। आगे क्या दिया, फोर्थ नंबर का, टू नो द सरप्लस और द डेफिसिट ऑफ द कंसर्न ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड। अभी क्या पता करना रहता है, साल के एक दौरान हमें, जैसे हम ट्रेडिंग फर्म में क्या देखते थे, फर्म को प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, वैसे ही इधर क्या देखते हैं, सरप्लस हुआ या डेफिसिट हुआ। टू नो द सरप्लस या फिर डेफिसिट, सरप्लस कब होता है, जब फर्म में, जब बोलते हैं ना सरप्लस क्या है, जब अगर हमारे पास इनकम ज्यादा हो और खर्चा कम हो तो उसे बोलते हैं सरप्लस। अगर हमारी इनकम ज्यादा है और खर्चा कम है तो उस फॉर्म का क्या निकलेगा, बैलेंस क्या निकलेगा, सरप्लस। और अगर किसी फॉर्म में खर्चा ज्यादा और इनकम कम है तो वो क्या होगी, डेफिसिट। ओके, ऑफ द कंसर्न ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर डेट, तो वो कंसर्न का क्या निकलेगा, या तो सरप्लस निकलेगा या तो फिर क्या निकलेगा, डेफिसिट। सरप्लस मतलब इनकम ज्यादा लॉस कम, आई मीन टू से इनकम ज्यादा और एक्सपेंडिचर कम, इनकम ज्यादा और खर्चा क्या है, कम है। और डेफिसिट क्या है, डेफिसिट क्या है, उल्टा है, मतलब क्या है, खर्चा ज्यादा और इनकम कम है, नेगेटिव सिचुएशन है ना। तो ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड, तो ये पर्टिकुलर पीरियड के दौरान ये पता करते हैं कि सरप्लस ज्यादा है कि डेफिसिट है। ओके, तो ये हुआ हमारा फिफ्थ पॉइंट, क्योंकि हम जब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे ना तो आपको क्या पता चलेगा, वहां से बैलेंस मिलेगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का क्या बैलेंस मिलेगा, या तो सरप्लस मिलेगा या तो डेफिसिट मिलेगा, है ना। आगे, टू नो द नेट वर्थ ऑफ द कंसर्न एज ऑन अ पर्टिकुलर डेट। नेट वर्थ मतलब बिजनेस में कितना पैसा है ना, कैपिटल फंड हम पता करते हैं ना, तो नेट फंड कितना है, नेट वर्थ कितना है, तो वो हमें बैलेंस शीट के थ्रू पता चलेगा। ठीक है, ओके, टू नो द
नेट वर्थ ऑफ द कंसर्न एज ऑन अ पर्टिकुलर डे। तो जब हम रिसिप्ट एंड पेमेंट मतलब जब अकाउंट्स की बुक मतलब हम क्या बनाते हैं, रिसिप्ट एंड पेमेंट बनाते हैं। जब अकाउंट्स की बुक में लिख देती हूँ क्या बनाते हैं हम, रिसिप्ट एंड पेमेंट बनाएंगे, तभी हम फाइनल अकाउंट बना पाएंगे। और फाइनल अकाउंट बनाने के बाद ही आपको पता चलेगा कि आपका सरप्लस कितना, आपका डेफिसिट कितना है, या फिर आपका नेट वर्थ कितना है। तो ये सब हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट से पता ही चलता, तभी पता चलेगा। ओके, उसके बाद है 6 पॉइंट, टू अवॉइड द मेल प्रैक्टिसेस एंड द मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ द कैश एंड द असेट। कोई भी फर्म अगर अकाउंट्स की बुक बनाती है तो वो अपने आप पे कंट्रोल रख पाएगी कि उसको किसी भी तरह का गलत काम नहीं करना है। कोई फर्म क्या करती है, मिस यूज के लिए नाम तो बोर्ड तो लगा देती है कि नॉन ट्रेडिंग का, लेकिन अंदर काम कुछ और ही होता है। तो इस वजह से वो क्या होता है, अगर अकाउंट की बुक उसको बनानी है तो वो खुद को कंट्रोल कर पाएगी कि मुझे किसी तरह का मिस अप्रोप्रिएशन मतलब गलत यूज नहीं करना है उसका, या फिर मेल प्रैक्टिसेस मतलब गलत तरीके का बिजनेस नहीं करना है ना। टू अवॉइड द मेल प्रैक्टिसेस एंड द मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ द कैश एंड द असेट। उसके बाद जितना भी कैश आ रहा है, जितना भी पैसा आ रहा है डोनेशन के नाम पे या फिर सब्सक्रिप्शन के नाम पे या फिर गवर्नमेंट ग्रांट जो भी पैसा दे रही है, तो उसका क्या नहीं करना, गलत यूज नहीं करना, उसको उसका पैसे को क्या लगाना है, सही यूज में लगाना है। ना तो उसकी मेल प्रैक्टिसेस मतलब रॉन्ग बिजनेस होना चाहिए, कोई ब्लैक मार्केटिंग एंड ऑल, है ना। तो किसी तरीके का गलत बिजनेस नहीं होना चाहिए, और ना ही वो उसका यूज होना चाहिए गलत किसका, कैश का या फिर असेट का। ओके, तो ये कारण है जिसके लिए नॉन ट्रेडिंग को भी क्या बनाना पड़ता है, अकाउंट्स बनाने पड़ते हैं। समझ में आया, क्योंकि वो पब्लिक से पैसा ले रही है, पब्लिक को वो क्या है, आंसरेबल है। दूसरा रीजन क्या पढ़ा हमने कि उसको कंट्रोल रखना पड़ता है, मॉनेटरी ट्रांजेक्शन पे गलत यूज नहीं कर सकते वो। उनको ये बताना पड़ता है कि कोई भी अगर पूछता है कि तुम्हारी इनकम कितनी हुई तो एक्सपेंडिचर कितना हुआ, तो वो तो तभी बन सकता है जब हम इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे, है ना। तो फिर अगर कोई पूछता है तो ये याद रख के तो बता नहीं सकते, ओरली नहीं बता सकते, उसको रिटर्न रिकॉर्ड दिखाना पड़ता है। और कोई भी एक्ट अपने जो भी फर्म है तो उसको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। रजिस्ट्रेशन अगर करवाते हैं तो रजिस्टर क्या मांगता है, उनसे सारे रिकॉर्ड मांगता है, बजट से रिलेटेड ऑडिट ऑफ अकाउंट करता है, उनके अकाउंट्स को ऑडिटिंग किया जाता है और हर एक रजिस्टर मेंटेन करने के लिए बोला जाता है। और उनको क्या निकालना पड़ता है, सरप्लस और डेफिसिट निकाला जाता है। सरप्लस और डेफिसिट तो फर्म का तभी निकलता है, फर्म में सरप्लस है या फर्म में डेफिसिट है। फर्म में सरप्लस मतलब इनकम ज्यादा है या खर्चा कम है ना, और या फिर डेफिसिट निकलेगा मतलब खर्चा ज्यादा है इनकम कम है। तो ये तो तभी पता चलेगा जब हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे, और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट हम तभी बना पाएंगे जब हमारे पास रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट होगा। ठीक है, उसके बाद नेटवर्क ऑफ द कंसर्न। नेटवर्क किससे पता चलता है, बैलेंस शीट से पता चलता है। मतलब बिजनेस में कैपिटल फंड कितना है, कहाँ से आया, और कितना लॉस और कितना प्रॉफिट एंड ऑल। हाँ, और लास्ट क्या है कि बिजनेस में किसी भी तरह का मिस अप्रोप्रिएशन और किसी भी तरह की गलत प्रैक्टिस, मेल प्रैक्टिसेस नहीं करना related to the cash and the assets. I hope you understand these reasons why the non-trading or the not-for-profit organization also prepare the books of accounts. Okay, so now we are going to understand the accounts, receipt and payment account, income and expenditure account और बैलेंस शीट कैसे बनाई कैसे जाती है ना। यहाँ पर दो कंसेप्ट क्लियर करना मेन इंपॉर्टेंट है, रिवेन्यू कंसेप्ट एंड द कैपिटल। ओके, तो रिवेन्यू और कैपिटल के बेसिस पर ये पूरा चैप्टर बेस है, एकदम आसान है। स्टार्टिंग में किसी को भी हार्ड लगता है, बट इट इज नॉट एट ऑल हार्ड। अपने दिमाग में ये माइंडसेट नहीं करना कि ये चैप्टर तो बहुत हार्ड है, मुझे नहीं आएगा। पहले से ऐसी मेंटेलिटी नहीं बनाना। कभी भी शुरुआत में कभी भी कोई भी चीज हार्ड लगती है, लेकिन जैसे जैसे आप समझेंगे, ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो आप समझ ना सको। सब कुछ समझा जा सकता है, हर एक बच्चा समझ सकता है। तो जस्ट जरूरत है अटेंशन की, आपका ध्यान पढ़ाई पे रहना चाहिए। ओके, और ये लॉकडाउन का टाइम है तो इस टाइम पे आप थोड़ा स्टडी करो, क्योंकि एट द एंड जब आप एक एग्जाम होंगे तो अब आप पूरा एकदम साथ में समझ नहीं पाएंगे, है ना। तो थोड़ा थोड़ा अगर हम पढ़ेंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अभी हम पढ़ेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, बैलेंस शीट, व्हाट यू मीन बाय रेवेन्यू एंड व्हाट यू मीन बाय द कैपिटल आइटम्स। ओके, so now we are going to learn the accounting of the this chapter. Okay, तो आप लोगों को समझ में आएगा कि इसमें अकाउंटिंग करते कैसे। अभी तक हमने थियोरेटिकल सीखा है ना, लेकिन अभी हम सीखेंगे अकाउंटिंग कैसे करते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। आप लोगों को कभी भी प्रॉब्लम में, जैसे हम लोगों ने देखा था कि वो ट्रेडिंग कंसर्न में जो ट्रेडिंग कंसर्न रहता है, तो आप लोगों को क्या दिया जाता है, ट्रायल बैलेंस दिया जाता है, राइट। मीन्स प्रॉब्लम में हमें क्या मिलेगा, ट्रायल बैलेंस मिलेगा। ट्रायल बैलेंस भी प्रोसेस के थ्रू बनाया जाता है, तो वो उनकी बुक ऑफ अकाउंट है। लेकिन हमारे लिए यहाँ पर नॉन ट्रेडिंग कंसर्न के लिए हम क्या बनाते हैं, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाते हैं। मतलब जितना भी पैसा आपके पास आएगा कैश में तो हम लिखेंगे रिसिप्ट साइड में, और जितना भी पैसा जाएगा उसे हम लिखेंगे पेमेंट साइड में। तो ये आपको कभी भी किधर मिलेगा, प्रॉब्लम में मिलेगा, क्वेश्चन में मिलेगा। और हम सोल्यूशन में क्या बनाएंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे और क्या बनाएंगे, बैलेंस शीट बनाएंगे। ये दोनों भी चीजें हम बनाते हैं। ओके, दिस इज विल बी गिवन इन द क्वेश्चन। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट आपको क्वेश्चन में मिलेगा, और हम बनाएंगे क्या, income and expenditure account and the balance sheet. Okay, we are going to prepare in the solution. Okay, so
रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट कौन सा अकाउंट है? रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट क्या है? रियल अकाउंट है, क्योंकि ये किससे डील करता है? कैश से डील करता है। मतलब रियल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। रियल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट व्हाट कम्स इन, ये मैं आप लोगों को समझाने के लिए लिख रही हूँ, आप लोगों को ऐसे लिखना नहीं है, डेबिट व्हाट कम्स इन ऐसा नहीं लिखना, ओके। और ये क्या है? क्रेडिट व्हाट गोज आउट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। मतलब हमारे पास जितना पैसा आया, रिसिप्ट मतलब आपके पास कितना कितना डोनेशन से आया, सब्सक्रिप्शन से आया, अलग अलग बेस से आपके पास पैसा आया, तो वो हम लिखेंगे रिसिप्ट साइड में। और के पास से आपके पास से कितना पैसा गया, जा रहे हैं, पेमेंट कर रहे हो आप किसी की, तो वो आएगा पेमेंट साइड में। रिसिप्ट साइड मतलब जितना कैश आ रहा है, और पेमेंट साइड मतलब जितना कैश जा रहा है, ओके। तो क्या होता है ना, रिसिप्ट साइड में आप लोगों को रिवेन्यू रिसिप्ट भी दिखेगा, कैपिटल रिसिप्ट भी दिखेगा, और पेमेंट में आपको रिवेन्यू पेमेंट भी दिखेगा, कैपिटल पेमेंट भी दिखेगा, पिछले साल का भी दिखेगा, इस साल का भी दिखेगा, और नेक्स्ट ईयर का भी दिखेगा। लेकिन हमें ये जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना और बैलेंस शीट बनाना है, वो एक साल के लिए बनाना है। एक साल के लिए कैसे? करंट ईयर के लिए बनाना है। कौन सी ईयर के लिए बनाना है? हमें करंट ईयर। करंट ईयर किसे बोलते हैं? अब मान लो अपना साल ये कब से स्टार्ट हुआ? 1 अप्रैल 2020 से स्टार्ट हुआ, है ना। अपने ये जो नया साल है वो अकाउंटिंग ईयर कहां से स्टार्ट होता है? 1 अप्रैल 2020 से लेकर तो 31 मार्च 2021 तक, इतना एक अकाउंटिंग पीरियड रहेगा। तो हमें उसका अगर करना है, ठीक है ना, तो कैसे देखेंगे? हम सिर्फ एक साल का देखना है, 20 से लेकर 21, 1 अप्रैल 2020 टू 31 मार्च 2021, राइट। तो ये भी करंट ईयर के लिए बनता है और ये भी करंट ईयर के लिए बनता है। तो मतलब हम सिर्फ करंट ईयर वाली चीजें यहाँ पर ट्रांसफर करेंगे, लास्ट ईयर और नेक्स्ट ईयर वाली चीजें हम ट्रांसफर नहीं करेंगे, या फिर क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे, ठीक है। तो आप लोगों को धीरे धीरे पूरा प्रॉब्लम समझ में आएगा। मेनली आप लोगों को ये समझना है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर ये आप लोगों को समझ में नहीं आएगा तो हमें प्रॉब्लम आ जाएगी, है ना। इसके लिए हम अच्छे से समझ के लेंगे, ठीक है। सब लोग ध्यान से समझ के लेना। क्या दिया आप लोगों को? देखो, रिसिप्ट साइड में और पेमेंट साइड में आपको रिवेन्यू रिसिप्ट भी दिया जाएगा, कैपिटल रिसिप्ट भी दिया जाएगा। यहाँ पर भी आपको क्या दिख रहा है? रिवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल पेमेंट दोनों भी दिख रहा है ना। तो हम क्या करेंगे? तो सबसे पहले तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए रिवेन्यू और कैपिटल होता क्या है। यहाँ पर मैंने रिसिप्ट साइड में भी रिवेन्यू कैपिटल लिखा, पेमेंट साइड में मैंने रिवेन्यू कैपिटल लिखा। रिवेन्यू और कैपिटल होता क्या है? देखो, अब ध्यान से समझ के लाना, यहाँ से हम देखेंगे। मैंने यहाँ पर आप लोगों को सब बता रखा है, और यहाँ पर हम क्लासीफाई कर रहे हैं, है ना। जब हम प्रॉब्लम में क्या दिया जाता है और हम सोल्यूशन में डालेंगे कैसे, एकदम इजी है। फाइनल अकाउंट के कंपैरिजन में एकदम इजी चैप्टर है, ओके। तो क्या है? रिवेन्यू आइटम और कैपिटल आइटम। रिवेन्यू आइटम किसको बोलते हैं? रिवेन्यू मतलब कोई भी चीज हो, वो रिसिप्ट हो, वो पेमेंट हो। रिवेन्यू आइटम मतलब क्या? आइटम्स विच आर रिकरिंग इन नेचर, मतलब ऐसी चीजें जो बार बार होती है, उस टाइप को हम बोलते हैं रिवेन्यू। जो चीजें क्या होती है? रिकरिंग मतलब क्या? बार बार होती है। जो चीजें बार होती है तो उसे बोलते हैं रिवेन्यू आइटम्स। और जो चीजें कैपिटल आइटम्स मतलब क्या? आइटम्स विच आर नॉन रिकरिंग इन नेचर। जो क्या होती है? नॉन रिकरिंग होती है, मतलब बार नहीं होती, जो बहुत सालों में एक बार होती है, तो उसे बोला जाता है नॉन रिकरिंग, ठीक है। जैसे कि अब आप एग्जांपल देती हूँ मैं आपको। रिवेन्यू के मतलब समझ लो रेंट अगर आप लोगों का रेंट पे, अगर हम रेंट पे अपने ऑफिस ले रखा है तो रेंट पे देंगे, रेंट देना पड़ेगा हर महीने, है ना। तो वो क्या हुआ? रेंट अगर आप लोगों को देना पड़ेगा, या फिर आपको रेंट मिल रहा है, तो रेंट तो हर महीने मिलेगा, तो वो कैसी है? रिवेन्यू आइटम है। और कैपिटल आइटम मतलब कि अगर हमने कोई एसेट खरीदा, एसेट तो एक ही बार खरीदेंगे, बहुत सालों में एक बार खरीदेंगे, तो वो कैसा हो गया? कैसी आइटम होगी? वो कैपिटल हो गई, ठीक है। आई विल रिपीट अगेन, मैं रिपीट कर रही हूँ एक बार फिर से। रिवेन्यू मतलब क्या? जो एक बार होता है, और कैपिटल मतलब रिवेन्यू मतलब जो बार होता है, और कैपिटल मतलब जो एक बार होता है, बहुत सालों में एक बार होता है, या फिर लाइफ टाइम में एक बार होता है, तो उसे बोला जाता है कैपिटल, ओके। तो क्या होता है? आप लोगों को रिवेन्यू भी दिया है, आपको कैपिटल भी दिया है ना। रिसिप्ट साइड में आपको रिवेन्यू रिसिप्ट भी दिख रहा है, कैपिटल रिसिप्ट भी दिख रहा है, यहाँ पर आपको रिवेन्यू पेमेंट दिख रहा है, कैपिटल पेमेंट दिख रहा है, ठीक है। तो आप लोगों को पहले ये तो समझ में आ गया रिवेन्यू मतलब क्या? जो बार हो। कैपिटल मतलब क्या? जो एक बार होता है, साल भर, बहुत सालों में एक बार होता है, या फिर लाइफ टाइम में एक बार होता है, ठीक है। अब देखो, अब क्या करेंगे हम? पहले मैं आप लोगों को यहाँ रिसिप्ट के बारे में बताती हूँ। पहले मैं आप लोगों को रिसिप्ट के बारे में बताती हूँ। पहले हम रिसिप्ट के बारे में सीखेंगे, फिर बाद में हम पेमेंट के बारे में सीखेंगे, ओके। तो रिसिप्ट के बारे में जब हम सीखेंगे तो क्या है रिसिप्ट के बारे में? देखो, रिवेन्यू रिसिप्ट एंड कैपिटल रिसिप्ट। पहले तो बेसिक मीनिंग समझ में आना चाहिए। रिवेन्यू रिसिप्ट मतलब क्या और कैपिटल रिसिप्ट मतलब क्या? रिवेन्यू रिसिप्ट क्या होता है? ऑल सच रिसिप्ट्स विच आर रिकरिंग इन नेचर। ऐसा रिसिप्ट, ऐसा पैसा जो आप लोगों के पास आ रहा है, लेकिन कैसे आ रहा है? बार आ रहा है, हर महीने आएगा, मंथली बेसिस पर आ रहा है,
है ना, 6 ईयरली बेसिस पर आ रहा है, मतलब बार बार आ रहा है, विच इज रिकरिंग इन नेचर। ऑल सच रिसिप्ट, ऐसी रिसिप्ट, ऐसा पैसा जो आप लोगों के पास आ रहा है, लेकिन कैसे आर रिकरिंग इन नेचर, जो कैसे आ रहा है, बार बार आ रहा है, विच इज रिपीटिंग इन नेचर, मतलब बार 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 बार, रिकरिंग मतलब क्या, रिपीटिंग है। ओके, जैसे कि हम एग्जांपल के लिए देख सकते हैं सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन किसे बोलते हैं, मेंबर हर महीने फीस देते हैं ना, मेंबर जो होते हैं फर्म के, जो भी हॉस्पिटल है या फिर कोई भी है, जो उनके जो मेंबर्स है ना, जिन्होंने वो सेटअप किया है, वो लोग मेंबर हर महीने फीस देते हैं, तभी तो जिससे चलता है, तो वो क्या है, सब्सक्रिप्शन है। रेंट, आप लोगों ने कोई रेंट पे दे रखा है तो आपको रेंट हर महीने मिलेगा। लोकर रेंट, आप लोगों ने किसी को लोकर दे रखा है तो वो आपको रेंट देगा लोकर का, है ना। इंटरेस्ट रिसीव, आपको हर महीने क्या मिल रहा है, ब्याज मिल रहा है। डोनेशन मिल रही है, लेकिन एक पर्टिकुलर काम के लिए नहीं मिल रही, आपको डोनेशन मिली, और आप लोगों को बता दिया जनरल मतलब किसी भी काम में लगा, वो आपकी मर्जी, तो वो कैसा है, वो क्या है, रिवेन्यू रिसिप्ट है। हमें हर एक चीज का मतलब है ना, यहाँ पर कुछ ऐसी आइटम्स इस चैप्टर में, ऐसे टर्म्स है जिसका मतलब हमें समझ में आना चाहिए, तो मैं आपको हर एक टर्म का मतलब बताऊंगी। ओके, तो ये क्या है, ये रिवेन्यू रिसिप्ट है, और ये आपको दिया किधर जाता है, रिसिप्ट साइड में दिया, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के रिसिप्ट साइड में दिया। हम इसको ट्रांसफर किधर करेंगे, इनकम साइड में ट्रांसफर करेंगे। रिसिप्ट होना मतलब इनकम होना, हाँ, तो हम इसको किधर ट्रांसफर करेंगे, रिवेन्यू रिसिप्ट को हम किधर ट्रांसफर करेंगे, इनकम साइड में। हम इधर लिखेंगे, इधर हम लिखेंगे रिवेन्यू रिसिप्ट, रिवेन्यू रिसिप्ट किधर आ जाएगी, इधर आ जाएगी। अब आप लोगों को इतना तो समझ में आता है, जो चीज बार बार, ऐसा पैसा जो आपके पास बार बार आ रहा है ना, वो आप इधर किधर डाल देना, इनकम में डाल देना। कभी भी आपको जो बार बार पैसा है वो किधर डालेंगे, हम इनकम में डालेंगे। ओके, और ये रिवेन्यू रिसिप्ट किधर ट्रांसफर हो जाएगा, ओके, क्वेश्चन में दिया जाएगा आपको किधर ट्रांसफर करना है, इनकम साइड में ट्रांसफर करना है। और दूसरा क्या है, कैपिटल रिसिप्ट। कैपिटल रिसिप्ट क्या होता है, कैपिटल नाम से समझ में आता है ना, कैपिटल मतलब जो बहुत सालों में एक बार पैसा मिल रहा है, ऐसा पैसा जो आपको बहुत सालों में एक बार मिल रहा है, तो उसे क्या बोला जाता है, कैपिटल रिसिप्ट। क्योंकि कैपिटल का मतलब क्या होता है, विच इज नॉन रिकरिंग इन नेचर। नॉन रिकरिंग मतलब जो बार बार नहीं होता, है ना। ऑल सच रिसिप्ट, ऐसा पैसा मिल रहा है आपको, विच आर नॉन रिकरिंग इन नेचर, जो बार बार नहीं मिलने वाला, या तो बहुत सालों में एक बार मिलेगा या तो लाइफ टाइम में एक बार मिलेगा। ठीक है, जैसे क्या, स्पेसिफिक डोनेशन फॉर बिल्डिंग, तो मान लो आपको डोनेशन एक कोई भी काम के लिए मिली थी, तो वो था रिवेन्यू, मतलब वो आपको बार बार मिलेगी। लेकिन अगर आपको बिल्डिंग के नाम का डोनेशन मिला तो वो एक ही बार मिलेगा, वो बार बार नहीं मिलने वाला। बिल्डिंग के लिए डोनेशन कब मिलेगा, एक ही बार मिलेगा, और आपकी वो लायबिलिटी बन जाती है कि आपको वो किधर लगाना है, डोनेशन में ही, वो बिल्डिंग में ही लगाना है। अगर आपको डोनेशन मिलता है फॉर लाइब्रेरी, तो आपको लाइब्रेरी में लगाना है। डोनेशन फॉर द प्राइज फंड, जिस पर्टिकुलर काम के लिए आपको डोनेशन मिल रहा है तो आपको उसी काम में लगाना है। तो वो आपकी कोई प्रॉपर्टी नहीं है। प्रॉपर्टी क्या, अगर मान लो मुझे कोई पैसा देता है और बोलता है कि तो इस काम में लगाना, तो मेरा तो उस काम में लगाना है, भले वो मेरे पास है पैसा, लेकिन तभी मेरे काम का नहीं है। क्यों, क्योंकि मुझे तो उस काम में लगाना है, तो वो मेरी क्या बन जाती है, लायबिलिटी बन जाती है ना। तो क्या है, लाइफ मेंबरशिप फीस। मेंबर क्या है, पूरा टाइम मतलब परमानेंट होने के लिए जो फीस देते हैं उसे बोला जाता है लाइफ मेंबरशिप फीस। ओके, तो ये आप लोगों को कहा दिया है, रिसिप्ट साइड में दिया ना, कैपिटल रिसिप्ट भी आपको रिसिप्ट साइड में दिया है, और हम ट्रांसफर फिर करेंगे लायबिलिटी साइड में। लायबिलिटी साइड में क्यों ट्रांसफर करेंगे, अभी मान लो मुझे डोनेशन मिला बिल्डिंग के लिए, तो मुझे वो बिल्डिंग में ही लगाना है, वो पैसा मुझे बिल्डिंग में ही लगाना है, तो मेरी क्या बन गई, लायबिलिटी बन गई, कि मुझे वो पैसा किधर लगाना पड़ेगा, लायबिलिटी बिल्डिंग में ही लगाना पड़ेगा। वो पैसा मेरे पास है, लेकिन मैं तभी भी उसको अपने काम, अपने पर्सनल यूज के लिए यूज कर सकती हूँ क्या, नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती, क्योंकि वो मुझे बिल्डिंग के लिए मिला है, तो मुझे वो बिल्डिंग में ही लगाना है। ओके, तो वो क्या है, लायबिलिटी बन जाती है। इस वजह से कैपिटल रिसिप्ट किधर जाता है, लायबिलिटी में जाता है। ओके, इधर लिखेंगे हम क्या, कैपिटल रिसिप्ट। ठीक है, रिवेन्यू रिसिप्ट किधर जाता है, इनकम में जाता है, और कैपिटल रिसिप्ट किधर जाता है, लायबिलिटी में जाता है। ठीक है, मैं इधर एरो बना रही हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आएगा। समझ में आया, रिवेन्यू रिसिप्ट किधर जाता है, इनकम में, कैपिटल रिसिप्ट किधर जाता है, लायबिलिटी में। ध्यान में रखना है कि आप लोगों को रिसिप्ट साइड में जब दिया जाता है रिवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट, अब देखो, अब ये बताएंगे नहीं कि ये रिवेन्यू टाइप की चीज है या कैपिटल टाइप की चीज है, इतना तो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। मान लो आपको यहाँ पर रेंट दिए, तो आपको समझ में आएगा कि रेंट तो बार बार मिलता है, तो रेंट किधर जाएगा, इनकम में जाएगा। और अगर आप लोगों को डोनेशन फॉर बिल्डिंग ऐसा दिया, तो हम किधर लिखेंगे उसको, लायबिलिटी में लिखेंगे। ठीक है, तो मतलब रिवेन्यू रिसिप्ट वाली चीजें दो ही जगह पर जाती है, या तो इनकम में जाती है या तो लायबिलिटी में जाती है। रिसिप्ट साइड वाली चीजें ना तो कभी भी एक्सपेंडिचर में जाएगी, ना ही असेट में जाएगी। ध्यान में रखना, रिसिप्ट साइड की चीजें या तो वो जाती है इनकम में, या तो जाती है लायबिलिटी में। गेटिंग, ओके, डन। अब आगे बढ़ते हैं। अभी हमने रिसिप्ट साइड का देख लिया, अब हम देखेंगे पेमेंट साइड का। ठीक है ना,
पेमेंट साइड में क्या दिया आपको, रिवेन्यू पेमेंट दिया और क्या दिया, कैपिटल पेमेंट। रिवेन्यू नाम से समझ में आता है, रिवेन्यू मतलब क्या अभी बताया मैंने, विच इज रिकरिंग इन नेचर, जो बार बार होता है उसे बोलते हैं हम रिवेन्यू। और कैपिटल मतलब क्या, जो बहुत सालों में एक बार हो रहा है। तो ऐसा पेमेंट कर रहे हो मतलब आपका पैसा जा रहा है, आप पे कर रहे हो, किसी एक पर्टिकुलर काम के लिए पे कर रहे हो, है ना। लेकिन रिवेन्यू मतलब कि आपको बार बार पे करना पड़ रहा है, और कैपिटल मतलब जो आपको बहुत सालों में एक बार पे करना पड़ रहा है। तो हम इधर समझते हैं, मैंने इधर लिखा हुआ है क्या है, रिवेन्यू पेमेंट। रिवेन्यू पेमेंट क्या मतलब, पेमेंट विच आर रिकरिंग इन नेचर, ऐसी पेमेंट जो आपको बार बार करनी पड़ रही है। मान लो हॉस्पिटल में जो डॉक्टर्स है उनको आप लोगों को सैलरी देनी पड़ रही है, स्कूल कॉलेजेस है वहां पर जो स्टाफ है उनको सैलरी देनी पड़ती है, सैलरी तो हर महीने देनी पड़ती है। टैक्सेस है, टैक्सेस जो भी आपका टैक्स लग रहा है वो भी देना पड़ता है। इंश्योरेंस प्रीमियम अगर आपने करा रखा है तो वो भी देना पड़ता है ना। तो ये कैसे खर्चे है, ये जो पेमेंट हो रही है वो कैसे हो रही है, बार बार हो रही है ना। तो मतलब हमें बार बार देना पड़ेगा, तो वो किधर चला जाता है, खर्चे में, एक्सपेंडिचर में चला जाता है। देखो ये दिया किधर आपको, ये पेमेंट साइड में दिया है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के पेमेंट साइड में दिया है। और ट्रांसफर किधर होगा, वो एक्सपेंडिचर साइड ऑफ द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और वो किधर ट्रांसफर होगा, एक्सपेंडिचर साइड में ट्रांसफर होगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर के। तो इसको हम लिखेंगे, जो रिवेन्यू पेमेंट है ना, रिवेन्यू पेमेंट को किधर लिखूंगी मैं, एक्सपेंडिचर में लिखूंगी। रिवेन्यू इधर लिखते हैं बाय के नाम से लिखते हैं बाय, इधर लिखेंगे हम टू रिवेन्यू पेमेंट। ओके ठीक है, आया समझ में। उसके बाद क्या है, कैपिटल पेमेंट, मतलब एक बार एरो लगा देती हूँ। अब ये देखो, ये वाला किधर आया, इधर आया ना, है ना, समझ में आ रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या है, कैपिटल पेमेंट। कैपिटल पेमेंट मतलब क्या, ऐसा पेमेंट जो बहुत सालों में आप एक बार कर रहे हो। जैसे क्या, पेमेंट विच आर नॉन रिकरिंग इन नेचर, पेमेंट जो है जो कि क्या हो रही है, बहुत सालों में आप एक बार कर रहे हो। जैसे कि आप परचेस ऑफ द लैंड, अब लैंड खरीदी है तो आप क्या बार बार खरीदोगे, हर महीने खरीदोगे क्या, नहीं ना। क्या फिर हर साल खरीदोगे, नहीं। तो हम बहुत सालों में एक बार खरीदते हैं। अगर हमने फर्नीचर भी खरीदा है तभी भी हम बहुत सालों में एक बार खरीदेंगे, मशीनरी खरीदे तो भी बहुत सालों में एक बार खरीदेंगे। तो मतलब बहुत टाइम के बाद जब कोई खर्चा होता है तो उस खर्चे को बोला जाता है कैपिटल पेमेंट। और अब ये लैंड खरीदा, फर्नीचर खरीदा, मशीनरी खरीदा, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है। मतलब एक बार का खर्चा जब आप किसी एसेट पे खर्चा करते हो, फिक्स एसेट पे जब आप खर्चा करते हो तो उसे बोला जाता है कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल पेमेंट बोलो या फिर कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलो। और एसेट पे खर्चा करना मतलब वो तो अपनी प्रॉपर्टी है, मतलब वो अपना क्या है, एसेट है। फिक्स एसेट मतलब क्या है, एसेट है ना, है ना। अब डोनेशन आपको मिली थी एक पर्टिकुलर काम के लिए तो वो तो आपकी लायबिलिटी, वो हमने लिखा है कैपिटल रिसिप्ट, मतलब वो जाएगा लायबिलिटी में। लेकिन आपने पेमेंट किया है ना उनको एसेट वगैरह खरीदने के लिए, और वो दिया जाता है आपको पेमेंट साइड में, ट्रांसफर होगा वो एसेट साइड के बैलेंस शीट में, बैलेंस शीट के एसेट साइड में, है ना। तो ये किधर लिखेंगे, कैपिटल पेमेंट आ जाएगा, एसेट साइड में आ जाएगा। कैपिटल पेमेंट मतलब आपने एसेट खरीदा, है ना। ओके, समझ में आ रहा है सबको। क्योंकि अगर आप लोगों को ये समझ में आता है ना तो आप लोगों के लिए चैप्टर पूरा आसान हो जाता है, ठीक है। ओके, तो इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पर देखो रिवेन्यू पेमेंट, यहाँ पर है रिवेन्यू रिसिप्ट। मतलब इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कैसी चीजें आती है, रिवेन्यू टाइप की चीजें आती है। कैसी चीजें आती है, रिवेन्यू नेचर, रिवेन्यू नेचर आइटम्स किधर रिकॉर्ड होंगे, यहाँ पे रिकॉर्ड होंगे। ओके, और कैपिटल नेचर आइटम्स किधर रिकॉर्ड होंगे, बैलेंस शीट में रिकॉर्ड होंगे। कैपिटल नेचर आइटम रिकॉर्ड होते हैं बैलेंस शीट में, और रिवेन्यू नेचर आइटम रिकॉर्ड होते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। दोबारा रिपीट करते हैं हम, देखो ध्यान में रखना, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का इनकम एंड एक्सपेंडिचर के साथ कैसा लिंक है। अब आप लोगों को इतना तो समझ में आता है, जो चीजें बार बार हो रही है, जैसे सैलरी है, सैलरी आपको पेमेंट साइड में दी है तो आपको समझ में आता है कि वो बार बार का खर्चा है तो वो किधर जाएगा, एक्सपेंडिचर में जाएगा। और अगर आपको दिया है, रेंट दिया है, ऐसी चीजें जो बार बार होती है ना, रिसिप्ट में दी है बार बार होने वाली चीजें तो हम डाल देंगे इनकम में, और पेमेंट में कोई बार बार होने वाली चीज है तो वो डाल देंगे एक्सपेंडिचर में। मतलब रिवेन्यू रिसिप्ट और इनकम एंड एक्सपेंडिचर का कैसा है, क्रॉस कनेक्शन है। क्योंकि रिसिप्ट जाता है इनकम, पेमेंट जाती है एक्सपेंडिचर। रिसिप्ट मतलब क्या, इनकम हो रहा है, आपके पास पैसा आ रहा है, और पेमेंट मतलब आपका क्या हो रहा है, खर्चा हो रहा है। इनका कैसा कनेक्शन है, क्रॉस कनेक्शन है। और जबकि कैपिटल नेचर वाली, कैपिटल रिसिप्ट हो या कैपिटल पेमेंट हो, वो किधर जाती है, बैलेंस शीट में जाती है। इनका डायरेक्ट कनेक्शन है। कैपिटल रिसिप्ट जाता है लायबिलिटी में, जो बहुत सालों में एक बार हो रहा ना, तो आप देख लेना। अभी हम बाकी पढ़ेंगे, एक एक आइटम बताऊंगी मैं आपको, जो कभी भी लायबिलिटी में आती है या फिर कभी भी एसेट में आती है, फिर कैसे,
ठीक है, मैं आपको एक एक चीज के बारे में बताऊंगी, क्योंकि इस चैप्टर में हमारे पास कुछ ऐसी टर्म्स है जिसका मीनिंग पता करना बहुत जरूरी है आपको। ठीक है, तो कैपिटल रिसिप्ट डायरेक्टली जाता है लायबिलिटी में और कैपिटल पेमेंट जाता है डायरेक्टली एसेट में। मतलब रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का और बैलेंस शीट का कैसा कनेक्शन है, डायरेक्ट कनेक्शन है, और रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट और इनकम एंड एक्सपेंडिचर का कैसा कनेक्शन है, क्रॉस कनेक्शन, क्योंकि रिसिप्ट जाता है इनकम में और पेमेंट जाता है एक्सपेंडिचर में। और रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का बैलेंस शीट का कैसा कनेक्शन है, डायरेक्ट, मतलब रिसिप्ट जाता है लायबिलिटी में और पेमेंट जाता है एसेट में। ओके, यहाँ पर मीनिंग समझ में आया। रिवेन्यू मतलब जो चीजें बार बार होती है और कैपिटल मतलब जो बहुत सालों में एक बार होती है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, आई होप यू अंडरस्टैंड, क्योंकि ये समझना बहुत जरूरी है। अगर आप लोगों को तभी भी डाउट है इस बारे में तो पहले तो आप लोग ध्यान से बार बार देखो, और तभी भी आपको डाउट आता है तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है, किसी भी तरह का डाउट होगा तो मैं क्लियर कर दूंगी। ठीक है, और हम आगे अगले चैप्टर में हम पढ़ेंगे इस चैप्टर की कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है जो आपको किसी दूसरे चैप्टर में देखने को मिली नहीं है, अभी तक हमें पिछले चैप्टर में वो देखने को नहीं मिली है। जैसे सब्सक्रिप्शन क्या होता है, डोनेशन कैसा होता है, उसको कैसे करते हैं हम, तो ये सब चीजें पढ़ना बहुत जरूरी है ताकि आप लोगों को चैप्टर का एकदम क्लैरिफिकेशन हो जाएगा। और कुछ एडजस्टमेंट है, इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है इस चैप्टर में, उतनी एडजस्टमेंट नहीं जितना हमने फाइनल अकाउंट में सीखा। यहाँ पर कुछ ही एडजस्टमेंट है, वो एडजस्टमेंट तो आप लोगों को याद ही होगी, तो वो एडजस्टमेंट भी इधर चैप्टर में अप्लाई होगी। ठीक है, मैं आपको हर एक एडजस्टमेंट के बारे में बताऊंगी। सो सब्सक्राइब द चैनल ताकि आप लोगों को मेरे अपडेटेड लेक्चर्स के नोटिफिकेशन मिलते रहे। मैं आप लोगों को 12th स्टैंडर्ड का पूरा सिलेबस कवर करके दूंगी। 12th स्टैंडर्ड के बच्चों को शेयर कीजिए ताकि उन लोगों को भी हेल्प हो सके। ठीक है ना, ताकि सब लोगों की हेल्प कीजिए। लॉकडाउन के टाइम पे ये बहुत ही प्रॉब्लम है इस टाइम पे, लेकिन हमें साथ में मिलके स्टडी करना है, घर पे रह के स्टडी करना है। बी सेफ, क्योंकि बाहर जाने के बाद प्रॉब्लम आती है, तो घर में आप लोगों के लिए ऑनलाइन लेक्चर्स किए जा रहे हैं ताकि आप लोगों को फैसिलिटी मिल सके। मैं आप लोगों के लिए ऑनलाइन लेक्चर ले रही हूँ। ठीक है, सो आप सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, शेयर कीजिए, मैक्सिमम बच्चों को शेयर कीजिए। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा तो आप लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में बताइए मुझे। ओके, तो आई विल अपलोड द नेक्स्ट लेक्चर ऑन द इम्पोर्टेंट टर्म्स ऑफ दिस चैप्टर, अकाउंट्स ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न। ओके, सो टिल देन टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू सो मच, बाय बाय।